अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा याद सादिक साहब ने भी। बहुत शुक्रिया याद साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत सी खबरें हैं कुछ मुल्क में जो इस वक्त बारिश के बायस सूरत हाल है, उसका जिक्र भी करेंगे। कराची को लेके इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी है बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फ़ंड्स की, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, आज की जो हॉट न्यूज़ है वो यही रही कि नवाज़ शरीफ साहब को अगली समात से बेशतर अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। तो ये जो चैमो गोइयाँ चल रही थी, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और बाहर गए तो कैसे गए, अब इन सब का ड्रॉप सीन होने वाला है। वो 10 तारीख की मोहलत दी ना? जी 10 तारीख। जी याद सादिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये जी वालेकुम अस्सलाम। आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, इसके आपको कोई इससे हैरानगी हुई है कोई? नहीं, हैरानगी भी नहीं हुई। एक ये रूटीन का इशू है और मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहेंगे कि अगली पेशी पे वो तशरीफ़ लेके आएँ। और मगर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब किन हालात में गए, कौन कौन सा बोर्ड बैठा, आगा खान के डॉक्टर, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर, और एक ऐसा बोर्ड जो कि अबव एनी पॉलिटिक्स है, इंटेग्रिटी के प्रोफेसर साहबान थे, उन्होंने ये दिया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी चेक करते रहे, ख़ुद फ़ोन करके हॉस्पिटल से भी चेक करते रहे कि क्या कंडीशन है। उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, मगर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि उनके लिए जाना ज़रूरी था और वो फिर गए, और इनकी मर्ज़ी से ही गए। और ये जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, ये देखें मियाँ साहब का 2-3 इश्यूज़ हैं। एक, उनकी सर्जरी ड्यू है, जैसे ही हॉस्पिटल्स खुलेंगे और उनमें रेगुलर काम शुरू हो जाएगा, ताकि वहाँ जाके खुदा न खास्ता कोविड जैसी मूजी बीमारी जो है वो खुदा न खास्ता ना उनको लग जाए। प्लेटलेट्स का इशू है, हार्ट का इशू है, मल्टीपल इश्यूज़ होने के बावजूद वो उनको जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके मुताबिक वो वहाँ पे रह रहे हैं। और जैसे ही होगा, मैं यकीन रखता हूँ, जैसे ही उनका इलाज हो गया तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ज़रूर लेके आएंगे। इसमें तो कोई शक, दो राय नहीं और शक वाली बात नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो उन्होंने अब कहा कि अगर वो नहीं तशरीफ़ लाते 11 तारीख को, 10 तारीख को, तो वो स्कॉन्डर कराएंगे। इसके क्या मुदावा करेंगे? मैं जो हमने पास्ट में भी केसेस देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं, वो सबके सामने ही हैं कि जब एक कोई एब्सकॉन्डर होता है और जैसे ही जब उनको हालात भी ऐसे कंड्यूसिव नहीं होते, विक्टिमाइज भी किया जा रहा होता है, और जब वो वापस आते हैं तो उनको फिर हालात तब्दील होने के बाद अदालत की तरफ से पूरा इंसाफ भी मिलता है। और ये पास्ट हमारे पाकिस्तान की तारीख़ देख लें कि लोगों ने ऑपर्चून मोमेंट देख के, वक्त देख के वो वापस तशरीफ़ लेके आए, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे। और फिर हुआ क्या कि अल्टीमेटली उनके सारे इश्यूज़ जो हैं वो सेटल भी हो गए, रिज़ॉल्व भी हो गए। बिकॉज़ जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है या जो फैशिस्ट सोच के लोग हैं, वो जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो फिर एक रास्ता बनता है। और अल्लाह ताला का निज़ाम है, मैं तो मेरी बात लिख लीजिएगा, जो किसी से ज़्यादती करता है और इस एक्सटेंट तक जाता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो इन प्ले आ जाता है। और फिर वो जब विक्टिम इसके बनते हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह किसी को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। सिंपल बात है उनकी तो, कि जी इनको ज़मानत की तौसीक़ करानी चाहिए थी। अब तो उनकी ज़मानत पहले ही मनसूख हो चुकी है, इंफ्रक्शन हो चुकी है। लेकिन जो मारूज़ी हालात हैं उनको वो शायद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको मद्देनज़र नहीं रख रहा, क्योंकि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो तिब्बी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर गए थे, और उनका जो इलाज, जो बकौल उनकी साहबजादी के, जब इलाज उनका हो जाएगा तो तब वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसा मामला लगता है कि ना तो नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कि ना तो इलाज होगा कोई, ना वो वापस आएंगे, और क्यों ये भी मालूम है कि वापस आएंगे तो उनके मुकद्दर में जेल की काल कोठड़ी होगी। निज़ामी साहब,
जब मियाँ साहब मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनको एट गन पॉइंट मुल्क से बाहर भेजा गया, तब भी लोग कहते थे कि वापस नहीं आएंगे। और मैं तो ख़ुद उसका एक गवाह भी हूँ कि उनका जो कहना था वो गलत साबित हुआ। जब मियाँ साहब इंग्लैंड गए, जब उनकी अहलिया बहुत बीमार थीं और जब कि यहाँ कुछ छोटे जहन के सियासतदानों ने उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं और ये सिर्फ ड्रामा किया हुआ है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, वो भी गलत साबित हो गए। आपके कई टीवी चैनल्स ने भी ऐसी बातें की, वो भी गलत साबित हो गए कि वो मियाँ साहब उनको छोड़ के यहाँ आ गए। और उनको पता था कि उनके साथ क्या सलूक होगा। ना सिर्फ उनको पता था बल्कि उनकी बेटी को भी ये पता था कि उनके साथ भी क्या सलूक होगा। तो दोनों छोड़ के आ ही गए ना। मगर जब यहाँ तबीयत उनकी नासाज हुई, ख़राब हुई, जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए था जेल में वो नहीं मिला और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, प्लेटलेट्स के इशू हो गए, फिर हॉस्पिटल में ला के एडमिट कराया। वो किसका हॉस्पिटल था? वो हुकूमत पीटीआई का पंजाब का हॉस्पिटल था, जहां उन्होंने अपने हॉस्पिटल से डॉक्टर शौकत खानम से मंगाए ये कंफर्म करने की उनकी क्या सिचुएशन है। उन्होंने आगा खान से मंगाए और उन लोगों ने आके जो बयान दिए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। और जो बोर्ड बना उस बोर्ड ने रिपीटेडली बताया कि उनकी क्या कंडीशन है। अब क्या उनके टेस्ट भी गलत हो गए? क्या वो सब के सब लोग गलत थे? किसी एक ने ये नहीं कहा कि नहीं उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको यहाँ रखा जाए। तो ये जब चीज़ें हुई हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं। और जब इंशाल्लाह उनकी जो सर्जरी एक्सपेक्टेड है कि जैसे ये कोविड की वजह से जो हॉस्पिटल्स उस तरह फंक्शन नहीं कर रहे जी जिस तरह करना चाहिए, जब उनको थ्रेट ये ख़त्म हो जाएगा कि खुदा न खास्ता वो ये इस बीमारी से वो जब इंशाल्लाह सेफ़ हो जाएंगे तो तब वो इंशाल्लाह अपना इलाज करा के फिर वापस आएंगे। और जो उनकी तारीख़ भी है, नवाज़ शरीफ साहब कभी भी पाकिस्तान से दूर ना रहना चाहते हैं, ना पसंद करते हैं। मगर उनके जो इशू हैं वो मल्टीपल इशू हैं, जो कि दुनिया में बड़े चंद हॉस्पिटल्स हैं जो मल्टीपल इश्यूज़ एक जगह हैंडल कर सकें। वो हमारे पास यहाँ कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो यहाँ वो सर्विस हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकता था, कहीं और भी हो सकता। दुनिया में बड़े लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं इसके। जी ठीक है। अयाज सादिक साहब, आपने ये कहा कि माजी में भी होता रहा कि जब हालात मवाफ़िक होते हैं तो उस वक्त जो सियासी लीडर्स हैं वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी कानूनी पहलू ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर सरेंडर नहीं करते तो वो एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, जब वो मफरूर या इश्तिहारी हो जाएंगे तो हक़ अपील खो देंगे। तो ये हालात मवाफ़िक होना और इस तरह इश्तिहारी होने के बावजूद वापस आके एक तरह से रिलीफ मिल जाना, ये जो निज़ाम इंसाफ है पाकिस्तान का उसका तमस्खुर नहीं है? मुझे आप ये बताइए कि जब नवाज़ शरीफ साहब पे एक झूठा मुकदमा हाईजैकिंग का बनाया गया था, ये दुनिया का वाहिद और पहला मुकदमा था कि नीचे से बैठ के उन्होंने उसको हाईजैकिंग कन्वर्ट कर दिया था और वो सज़ा भी हो गई थी। मगर जब वक्त आया, जब वो वापस आए, वो सब कुछ ख़त्म हो ही गया ना जी। बिकॉज़ इंसाफ जो है वो तब वो क्रचेज़ में नहीं रहा या उस प्रेशर में नहीं रहा जिस प्रेशर में था। अभी तक ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के जितने लोगों को नैब में और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अरेस्ट किया गया है, किसी का कुछ निकला? कोई किसी एक का मुझे बता दीजिए, किसी का कुछ नहीं निकला। और जो ये वाला केस है नवाज़ शरीफ साहब का और मरियम बेटी का, ये भी कितना कंट्रोवर्शियल हो गया, इस पे हम ना ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि सब जुडिस भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द फैसला भी देगा। बिकॉज़ मरियम बेटी और कैप्टन सफदर का तो अभी ये इशू चलेगा, उसकी तो प्रोसीडिंग्स होंगी, तो उसमें भी ये बड़ी क्लैरिटी से पता चल जाएगा। और वो रिपोर्ट जो हमारे हाई कमिश्नर यूके से अटेस्ट होकर नहीं आ रही थी वो भी आ गई, जिसको उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि क्या है, और वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फोरेंसिक रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, या ये आप ये देखिए कि जब भी तारीख़ में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की है पॉलिटिकल गेंस के लिए, वो मुंह पे पड़ी आके। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इस हुकूमत और इस न्याजी हुकूमत के ऊपर भी ये इनको भी बहुत महंगी पड़ेगी, ये वक्त की बात है सिर्फ। तो ऐसा देखा इसका आपको को डिफेंस तो लेना पड़ेगा ना। अब जब तारीख़
10 सितंबर अदालत ने को। टाइम दे दिया। तो क्या डिफेंस होगा आपका? मेरा ये तो उनके लॉयर्स ही गाइड करेंगे कि क्या इसका डिफेंस होना चाहिए। उनको लीगल पोजीशन भी पता होगी, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स का भी सामना होगा। जब ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी तभी वो कोर्ट में इसको ले सकेंगे। आपको याद है कि चंद दिन पहले भी जिन डॉक्टर साहब ने यूके में इनको मियाँ साहब को कि इनका प्रोसीजर करना था, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई थी कि कि इनका जैसे ही ये ख़त्म होता है कोविड का इशू और हॉस्पिटल्स फंक्शनल होते हैं रूटीन में, तो वो ही विल इमीडिएटली प्रोसीजर करेंगे। और उनको ये भी कहा गया है कि आप हॉस्पिटल की विसिनिटी के करीब ही रहें, अवेलेबल रहें। गॉड फॉरबिड के खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें कि उनको बुलाना पड़े। सो ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। तो वो इंशाल्लाह उसका लीगल भी होगा और मेडिकल दोनों जवाब आएंगे। और फिर आगे ऑनरेबल जो जजेस हैं वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। मगर इंसाफ का तकाजा ये है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो इन्होंने बेल जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से, वो मेरा ख्याल है वो बहुत एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जुडिशरी इस हुकूमत और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को क्या समझती है। ये किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। साहब, एक दूसरी तरफ आज की जो एक और डेवलपमेंट थी, जब मोहतरमा मरियम नवाज़ जो है वो बाराकोह में उन्होंने खासा बड़ा शो लगाया। ये भी प्लान था, वहाँ उन्होंने कुछ मीडिया से बातें भी की। वैसे तो बाकायदा तकरीर नहीं की जाती, जी गैर रस्मी गुफ्तगू। तो ये लाहौर वाले वाक़े के बाद आज ज़रा एहतियात की गई। लेकिन एक और सरप्राइज़ ये दिया गया कि बजाय अदालत के बाहर बाराकोह में उन्होंने अपनी मंडली सजाई। और ये भी शायद हुकूमत को डॉज करने का, अदालत ने रोक भी दिया है कि आप पेशी पे ही नहीं आज के बाद आप आती हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कुछ तो अपनी जगह पे है। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि मोहतरमा मरियम जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। और इसके मुकाबले में उनके जो चचा जान है शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल सेमी रिटायर्ड टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आज मैंने ये नोटिस किया कि बड़े नारे लगे मरियम और उनके वालिद साहब के हक़ में, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम किसी ने नहीं लिया। निज़ामी साहब, अगर आप इसको कंपेयर करें लाहौर से, लाहौर एक पर्टिकुलर प्लेस थी जहाँ पे आना था, और जो लोग आए वहाँ हमने किसी को बसें नहीं दी या किसी को हमने कहा नहीं कि इकट्ठे करो चलो आओ हम जुलूस लेके जा रहे हैं या वहाँ जाके करेंगे। वो एक क्राउड वैसे गैदर हो गया अपनी बेटी को देखने के लिए, अपनी बहन को देखने के लिए, जो उनको लीडर कहते हैं वो भी उनको देखने के लिए भी अपने लीडर को भी देखने आ गए। अच्छा, वहाँ पे आप ये देखिए कि सब कुछ पुरअमन था जब तक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग या पत्थर या जो कुछ भी रिपीटेडली हुए, तो जब तक वो नहीं हुए थे एक नॉर्मल था। अब मेरा ख्याल है कि ये तैयारी फिर से होगी। पिछली दफ़ा तो गवर्नमेंट को बहुत एम्बैरसिंग गवर्नमेंट के लिए हुआ, बिकॉज़ जो वीडियो क्लिप्स चली जो सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह इन्होंने लोगों को मारा। मैं भी, मेरे हल्के में एक बच्चा था, उसको मिलने गया और उसकी जो वीडियो मैंने देखी, उसको इतना ज़्यादा मारा। भई आप एक आधी दफ़ा चले मार दिया आपने या उसको खींच लिया, मगर मारना तो कहीं नहीं बनता। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ तो ये चीज़ें चलती हैं। मगर जब अब ये आई तो जो बाराकोह पे लोग हुए, आपका क्या ख्याल है कि बाराकोह पे MP MNAs को कह के बुलाया गया? कोई एक व्हाट्सएप मैसेज इंटरसेप्ट हुआ या कि जी मरियम बीबी ने कोई कॉल दी है या बुलाया? ऐसी चीज़ कुछ नहीं हुई। लोग अपने शौक़ से गए, बिकॉज़ उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने रूट कैसा लेना है। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ उन्होंने जिस जगह से गुज़रना ही था हर सूरत में। तो ये भी जो शो था, या जो आपने कहा उन्होंने शो लगाया, उन्होंने शो ये नहीं लगाया था। अगर वो मरियम बीबी शो का कहती तो शायद इससे को 10 गुना ज़्यादा लोग आ जाते। कोविड भी था, लोग केयरफुल भी थे, मगर उसके बावजूद लोग वहाँ जो पहुँचे हैं वो अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, नवाज़ शरीफ साहब की मोहब्बत में, उनके प्यार से। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं इस हुकूमत के सताए हुए महंगाई से, बेरोज़गारी से, चीनी से, 110 रुपए की चीनी हमारे ज़माने में 54-55 रुपीज़ थी, आटे से वो जो कि इससे आधी कीमत का था, और पेट्रोल, हर चीज़ से लोग जो हैं सताए हुए। अब तो लोग ख़ुद जहाँ
इकट्ठे होते हैं वहाँ यही बात होती है कि इन्होंने मार दिया, बेरोज़गारी भी हो गई, महंगाई भी हो गई, हर चीज़ ही हो गई। कोई ऐसा घर नहीं पाकिस्तान में जहाँ के ये ना कहा जाता हो कि जी जो ख़वातीन हैं घर की अपने शौहर से ये ना कहती हो कि हमारा ख़र्चा बढ़ाएं। जी जी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई होगा। ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो कुछ हो रहा है, तो वो तो ये तो जब ज़रा सी मूवमेंट कोई चली तो लोग तो खुद आएंगे, बिकॉज़ लोग एक दफ़ा जो गलती जिन्होंने की है वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये हमसे गलती हो गई, हमने ना अहल एक इनकॉम्पिटेंट एक ऐसी हुकूमत। जी ठीक है अयाज साहब, ये ज़रा गलती पे बात करेंगे तो वो फिर ये ठीक है। अयाज साहब गलती पे बात करेंगे। मरियम साहिबा ने आज भी कहा है कि वो भी APC की मुंतज़र हैं ताकि कुछ पता चले कि आगे अपोजिशन मुत्तहिद है या नहीं, या अपोजिशन की लाइन क्या है। और इससे पहले जब अपोजिशन मुत्तहिद हो रही थी तो उस वक्त किसने गलती की थी। एक ब्रेक, यहीं से अयाज साहब गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अयाज सादिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, आज मरियम साहिबा ने यह भी कहा कि अपोजिशन की APC होनी चाहिए और पता चल जाएगा कि अपोजिशन मुत्तफ़िक है, मुत्तहिद है या नहीं। और दूसरा मामला ये है निज़ामी साहब कि ये APC इससे पहले बात की जा रही थी ईद की, वो भी बीत गई। आशूरा की बात की जा रही थी, वो भी वक्त अब आगे निकल आया है। तो ये APC आपको क्या लगता है कब होगी और ये बिल्ली के गले में घंटी कौन मेरा बांधेगा? ख्याल से ये जैसे आज मुहतरमा ने खुद कहा है ना जी कि जब APC होगी पता लग जाएगा कि अपोजिशन मुत्तफिक है या नहीं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरे जो परसों हो रहा है जो रैबर कमेटी का इजलास, जी जी, उससे भी मामलात वाजे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जो मियाँ नवाज शरीफ ने एक दो चार फ़ोन खड़काए उसके बाद वो पहले वाली क्राइसिस की सिचुएशन नहीं रही मौलाना के दरमियान और बाकी दो पार्टियों के दरमियान। जी जी जी, ये मेरा तज्जिया है। पूछ लेते हैं अयाज सादिक साहब से, क्यों जी आपका क्या ख्याल है कि ये जो अपोजिशन की सफ़ों में दरारें पर नज़र आ रही थी वो अब पूरा हो गई हैं? निज़ामी साहब, अपोजिशन की कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी कि दरारें हैं। मैं आपको वजूहात भी बता देता हूँ। बिलावल साहब से हमारी मुलाकात हुई, फिर बिलावल साहब को शहबाज साहब ने इनवाइट किया चाय पे, फिर मौलाना साहब को मैं भी अलहदा मिला, फिर मौलाना साहब को एहसन इकबाल साहब मिले, साद रफ़ीक साहब भी मिलते रहे इस दौरान, और फिर शहबाज शरीफ साहब का भी विज़िट हुआ जो पूरा हम डेलीगेशन एक गया था वहाँ पे। कुछ चीज़ें हमारी तय पाने को थी कि हमने उस APC में अचीव क्या करना है, क्या चाहते हैं, जिसे कहना चाहिए कि साइड लाइन पे बैठ के ये डिस्कशंस हो रही थी कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हमारा मोटिव क्या होगा, गोल क्या होगा। फिर ये था कि एक छोटी पार्टीज़ की APC प्लान की थी मौलाना साहब ने, ताकि छोटी पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके फिर वो बड़ी पार्टीज़ के साथ मुशावरत करते, मगर वो फिर हासिल बजिंजो साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और उसकी वजह से डिले हो गई। फिर अशूरा का इंतज़ार था। अब हमारी परसों 2 बजे रैबर कमेटी की मीटिंग है। रैबर कमेटी में मेरा ख्याल है हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा इस इशू के ऊपर कि जी हमने एजेंडा जो प्रिपेयर करना है APC के लिए वो बड़ा फोकस्ड एजेंडा होना चाहिए और वो होना क्या चाहिए। तो उसके ऊपर एक डिस्कशन होगी, डिबेट होगी। हो सकता है कि एक सिटिंग में हमारा ये फ़ैसला हो जाए, हो सकता है एक नहीं, हमें 2 सिटिंग्स करनी पड़े। तो जब वहाँ एक हम एजेंडा मेन APC के लिए विद कंसेंसस क्रिएट कर लेंगे तो फिर APC हम लोग करना चाहेंगे। APC की देर की बात नहीं है, मगर APC के लिए अप्रोप्रिएट एजेंडा और हमने उसमें अचीव क्या करना है, हम ये क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। और जो नियाज़ी साहब की हुकूमत है उसका फेलियर भी नेचुरली डिस्कस होगा कि 2 साल में जितने इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने बातें रखी थी, जितने उन्होंने बुलंद दावे किए थे, उसके फेलियर्स की बाद इकनॉमिक क्राइसिस की, मतलब क्राइसिस की एक लिस्ट है
जो कि बहुत लंबी फहरिस्त है। तो ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें डिस्कस हो के फिर उसमें से हम निकालेंगे कि हम अब क्या एजेंडा लेके जाएं मेन एपीसी के लिए। तो फिर मेरा ख्याल है तो इसमें कुछ टाइम ज़रूर लग सकता है, मगर अब वो शुरुआत हो गई है। लेकिन जो आपके नाक़दीन हैं वो कहते हैं कि आप अभी तक तो कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आई कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन भी नहीं है, वो मीटिंग ही नहीं हो पाती। पहले कहा गया जी ईद के बाद होगी, ईद को भी महीना हो गया कुछ नहीं हुआ, फिर कहा गया मुहर्रम के बाद होगी। मेरा मतलब है कि ऐसी मामलात में नहीं, मैंने तो ये देखा है अयाज निज़ामी साहब। जी 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 फरमाइए। जी आप फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि ऐसी चीज़ों में सिर्फ ये मैं कह रहा था कि मैं ये एक मिनट और कहता हूँ कि जो ऐसी सूरत हाल होती है मीटिंग्स की, अगर वो संजीदगा हो तो जो ये अक्सर मामलात जो हैं वो कंसल्टेशन के जरिए पहले तय कर दिए जाते हैं कि हम फ़लाँ तारीख से तारीख चलाएँगे, हमारा फ़लाँ मैनिफेस्टो होगा, हमारा फ़लाँ रोड मैप होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मीटिंग में बगैर तैयारी के जाएंगे तो नतीजा तो यही सिफर निकलेगा अगली मीटिंग तक। लोग तो ये तो कर रहे हैं कि आप एक रास्ता को चुन लें। अगर आपने मूवमेंट चलानी तो मूवमेंट की बात करें, अगर आपने असेंबली के अंदर जद्दोजहद करनी है उसकी बात करें, आपने नो कॉन्फिडेंस लाना है उसकी बात करें। तो ये जो गूबगू की सूरत हाल है इससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई हुई। निज़ामी साहब इसमें 2-3 वजूहात भी थी। एक आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को, मुझे हम सब इस कोविड का शिकार हुए, बीमार रहे। शहबाज साहब की रिकवरी में काफ़ी लंबा टाइम भी हुआ और जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने, बिलावल साहब लाहौर आए हुए थे, मैं इस्लामाबाद में था, तो मैंने उनसे गोशगुजार किया जी बिलावल साहब आए, तो कहने लगे तो फिर फ़ौरन मुलाकात कर लेनी चाहिए। और हमें भी, मैं, एहसन इकबाल साहब और साद रफ़ीक साहब तीनों इत्तेफाक से इस्लामाबाद में थे सेशन के लिए, तो हम लोग भी उसी वक्त फिर वहाँ से रवाना हो गए। और बिलावल साहब ने भी मेहरबानी की कि वो शहबाज साहब की तरफ कॉल ऑन की, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मौलाना साहब के साथ भी एक ड्यू थी हमारी मुलाकात, तो वो मुलाकात भी हो गई। मुस्लिम लीग नून में हमने बैठ के अपना लाए अमल रहबर कमेटी में हमने कौन से पॉइंट्स रेस करने, हमने उसके ऊपर काम कर लिया है, जो कि वहाँ हम डिस्कशन में इंशाल्लाह लेके आएंगे। जी वो हमारे ख्याल में क्या क्या इश्यूज़ होने चाहिए और इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। इसी तरह मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी फुली प्रिपेयर्ड आएगी और फिर ये होगा कि और बाकी जमातें भी, जब हमारी ये डिस्कशन हो जाएगी तो उसके बाद हमें फिर अपनी जमातों के पास वापस जाना पड़ेगा कि एक लार्जर ग्रुप के साथ बैठ के हम डिस्कस करें कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई और उसमें से हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक। कुछ चीज़ों के तो फ़ैसले शायद वहीं पे हो जाएं, मगर कुछ चीज़ों के फ़ैसले के लिए हर जमात को ज़रूरत होगी कि वो अपनी जमात से वापस जाके और वहाँ से इनकी अप्रूवल्स लें या इनके ऊपर जो भी उनका नुक्ता नज़र है वो लिया जाए। और वो लेने के बाद फिर हम, मुझे लगता है कि 1-2 रहबर कमेटी की मीटिंग्स होंगी, उसके बाद एपीसी होगी। ये मेरा अयाज साहब, बीच में ये भी इत्तलात आती रही कि मौलाना ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई तहरीरी यकीन दहानी मांगी है, जो अदम एतमाद कह लें या बदएतमादी कह लें मौलाना और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थी। इसकी सर्टेन रीजंस भी हो सकती हैं। ये कितना सच है कि मौलाना ने क्या वाकई तहरीरी यकीन दहानी मांगी है और अब भी वो इस बात पे कायम है? दूसरा, एपीसी को लीड कौन करेगा? शहबाज शरीफ करेंगे, मौलाना करेंगे, बिलावल साहब करेंगे, मरियम साहिबा करेंगी? क्योंकि इससे मुतालिक भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि एपीसी को लीड किसने करना है। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, एक तो आप मौलाना साहब से ज़रूर पूछ लीजिएगा, मगर मौलाना साहब एक बहुत मजे हुए सियासतदान हैं और ये जो डिमांडें होती हैं ना कि लिख के दें, ये तो इस तरह है कि जब हम छोटे होते थे तो हम क्रिकेट खेला करते थे, जो टीम हार जाती थी उससे कहते थे लिख के दो कि मैं हार गया हूँ, वो डिफीट, वो इस तरह की कोई बात नहीं है। मौलाना साहब एक बहुत ही सीजन्ड, याद है ना निज़ामी साहब, आप भी यही करते थे कि जी कहते थे दूसरी टीम से भाई लिख के दो कि तुम हार गए, तो वो अगला लिख के देता था हार गए तो अगला मैच तुमसे नहीं खेलेंगे।
तो मौलाना साहब बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, जितना मेरा उनसे बहुत 2002 से इंटरेक्शन हो रहा है, 2013 से तो बहुत रेगुलर हर महीने मुलाकात हो जाती थी। बहुत सोच समझ के बात करते हैं, बहुत ही डीप थिंकिंग करते हैं और फिर वो बात करते हैं, नपी तोली बात करते हैं। वो उन्होंने कोई इस तरह की डिमांड नहीं की, आप उनसे ख़ुद भी रब्ता करके पूछ लीजिएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि लीड कौन करेगा, तो मेरे ख्याल में तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही लीड करेंगे APC को, और वही सबको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही APC का फाइनल होता है, और ये उन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी आएगी इंशाल्लाह। जी, बाकी आप कह हमारे रहे लिए काबिल एहतराम बिलावल साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, शेरपा साहब भी हैं, असफंदयार वली साहब भी हैं, सभी काबिल एहतराम हैं, मगर मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि आपने ये तय कर लिया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PML ने NA के जी क्या इश्यूज होंगे, इसका मतलब आपने इश्यूज तो फ्रेम कर लिए हैं, जी, वो कुछ आप बता हमने सकते कुछ हैं? इश्यूज फ्रेम किए हैं जी। वो और इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज वो क्या अभी नहीं, अभी वो इट्स टू अर्ली फॉर दैट कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, बिकॉज ये हमारी तरफ से प्रपोजल्स होंगे जो हम अंडर डिस्कशन लेके आएंगे। तो फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ इन प्रपोजल से कोई एग्री करता है, कौन एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है, और उसके ऊपर क्या सोच है सबकी, बिकॉज जो भी फैसला होगा वो सबकी राय से और एक कंसेंसस से होगा। जी ठीक। अच्छा अयाज साहब, एक और मामला जी अयाज साहब, एक और मामला है। ज़ाहिर है लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटर्स को आपने लंबे अरसे तक हेड किया है। हुकूमत की तजवीज़ है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के ज़रिए हों और ये जो खुफिया राय शुमारी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। क्या इस इनिशिएटिव से हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, ज़मीर फरोशी ख़त्म हो जाएगी, और आप क्या समझते हैं कि जो जमहूरी रिवायात और आइन की जो रूह है ये उसकी तायद में भी है कि आप ओपन बैलेटिंग करवाएं? नहीं, इसमें सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि भैया साहब की ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, इसकी आपकी पार्टी की भी आशीर्वाद हासिल है इसको, या ये कोई इनका अपना रोड मैप है PTI का? ये हमारी अभी तक तो इस पे डिस्कशन नहीं हुई, मगर ये मौक़े आए हैं जब परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे KPK के, तब भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो जहाँ फिर सब मिल के बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम जितने हमारे वोट बनते हैं हम उसके हिसाब से इसमें वोटिंग करेंगे। एक्चुअली कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ ख़रीदो फ़रोख्त का बहुत ज़िक्र होता है। एक्चुअली क्या होता है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, होता है नहीं होता है, बात है या क्या है। अगर हम उसको रोकने के लिए ये हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट का एक्चुअल मकसद क्या है। जब ये गवर्नमेंट लेके आते हैं, हाउस में लेके आते हैं, या अपोजिशन के साथ अगर किसी स्टेज पे डिस्कशन हुई, जो कि मुश्किल ही लगता है, उनकी आदत नहीं है कि कोई डिस्कशन करने की, उनकी कोशिश यही होती है कि वो सहारा लेके और बोझ डालें और बोझ डाल के उसको मनाने की कोशिश करें। मगर अगर ये बात हुई तो इस पे फिर देखना पड़ेगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग रूल्स को देखना पड़ेगा, फिर जाके ये फ़ैसला होगा। मगर मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कहूँगा कि हर चीज़ जो ट्रांसपेरेंसी से हो उसी की वैल्यू होती है, उसी को माना जाता है। 2018 के इलेक्शन में जो जितनी ट्रांसपेरेंसी थी, अगर वो RTS सिस्टम ना फेल होता, अगर उसी तरह जो 5 बजे इलेक्शन जब वोटिंग ख़त्म होती है तो 2 घंटे में जैसे पहले रिज़ल्ट मिलता था वो मिल जाता, पोलिंग एजेंट्स को ना निकाला जाता, साइंड हमें फॉर्म्स मिल जाते जिसमें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होते, तो फिर ये बात ना आती। तो ट्रांसपेरेंसी जिस चीज़ में आएगी पॉलिटिक्स में, उसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं। तो बट अगेन ऑल सेड एंड डन, ये वी नीड टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस। लेकिन अयाज साहब, ये माजी करीब में 2 मौके पे सेनेट में चेयरमैन के इंतखाब के मामले में जी और दूसरे जब अदम एतमाद के मामले में उनके खिलाफ, इन दोनों मामलात में तो हॉर्स ट्रेडिंग और बाकी सारी इस किस्म की जो वोट जो है वो ख़रीदने वगैरह के मामले में तो बेनिफिशरी तो हुक्मरान जमात ही रही है। आपकी अपोजिशन की जो 14 वोट जो है वो इधर से उधर हो गए। तो इस बैकग्राउंड में अब PTI क्यों इंटरेस्टेड है कि
ये सीक्रेट बैलेट को ख़त्म किया जाए? कोई फ़ायदा तो होगा उनको, नज़र आ रहा है। उन्होंने सिर्फ सेनेट का कहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं किया। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं भी इस सिस्टम का पॉलिटिकल एक वर्कर हूँ जहाँ वफ़ादारियाँ इस तरह तब्दील होती हैं कि जिस तरह वो एक कमरे से उठ के घर के दूसरे कमरे में जा रहे हैं, जहाँ के आप जिस मैनिफेस्टो जिस टिकट पे लेके आए होते हैं उससे ना मैनिफेस्टो से लगाव होता है, ना पार्टी के साथ लगाव होता है, आपका सिर्फ अपनी ज़ात के साथ लगाव होता है। अगर ये 14 वोट गए थे, ये अगर क्या गए थे तो ये 14 वोट अपनी ज़ात के लिए गए थे, ये किसी निज़ाम को तब्दील करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, ठीक है, किसी नज़रिए के साथ नहीं थे, चीज़ के लिए नहीं गए थे, ठीक है, तो नज़रिए के साथ नहीं थी। ये शर्मिंदगी होती है इस बरादरी जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, सियासतदान जिसे कहते हैं, जी। वो अपने आप को कहते हुए, इसीलिए तो हमें बुरा भला कहा जाता है और हमें ताने मिलते हैं कि ये सियासतदान जो हैं इनको अच्छा नहीं समझा जाता। मुंह पे चाहे कुछ लोग ना कहते हो, जी पीछे कहते हैं। और इन चीज़ों की वजह से जो वहाँ हुआ सेनेट में, तो ये शर्मिंदगी हम सब बरादरी, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, जिन्होंने किया और जिनसे हुआ, उन दोनों के लिए। अय्याज साहब, ये भी सितम ज़रीफ़ी है कि आज तक वो 14 लोग जो हैं उनसे मुताल्लिक कोई एक्शन ना हो सका, उनका इल्म ना हो सका। लास्ट जो पिछले दिनों भी बात चली थी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की, असद कैसर साहब जिस मनसब पे हैं अब, आप पहले इस पे रहे हैं, कितना मुश्किल होता है कि जब आपकी एफिलिएशन हुक्मरान जमात के साथ हो, और क्या मशवरा क्या है असद कैसर साहब के लिए आपका, और आप समझ रहे हैं कि वो अपने ओहदे के साथ उसके तकाज़े पूरे कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिए जजमेंट पास करना उनके बारे में वो मुनासिब नहीं होगा, चूँकि मैं भी उस ओहदे पे रह चुका हूँ। वो एक अच्छे आदमी हैं, उनकी नीयत अच्छी है, मगर मेरे ऊपर वो दबाव नहीं था जो उनके ऊपर दबाव है, और वो बहुत साफ ज़ाहिर रहता है। मुझे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से या अपने वज़रा से कभी कोई दबाव नहीं था। मेरे ऊपर दबाव सिर्फ एक वक्त पड़ा था जब सब मुस्लिम लीग नून, JUIF, MQM, ये सब खड़े हो गए थे। MQM तो अपोजिशन में थी जब इनकी रेजिग्नेशंस का मसला आया था, तो सब कहते थे कि इनकी रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट करें। मैंने वो किया जो गाइडेंस मैंने ली सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट से, तो इसलिए मैंने उस पर नहीं, तब मेरे ऊपर प्रेशर आया और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं है। उन्होंने भी कहा कि जो तुम सही समझते हो, मुनासिब समझते हो, वो करो। और रेजिग्नेशंस का लेट डाउन है बाय द सुपीरियर कोर्ट्स के क्या क्या वजूहात होनी चाहिए, वो व्यू करके देख के फिर फैसला करना चाहिए। मुझे वो प्रेशर नहीं था कि इसको नहीं बोलने देना। मुझे ये प्रेशर ने, जमशेद दस्ती अरेस्ट हुआ, अगले दिन आके यहाँ बोल दिया। MQM के वहाँ कराची में कंवर नवीद जमील साहब अरेस्ट हुए, अगले दिन आके जब उनका प्रोडक्शन ऑर्डर किया असेंबली में, मैंने किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं रोका था। यहाँ मुझे बेबसी पे तरस भी आता है और अफसोस भी होता है कि असद कैसर साहब को ख़राब करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर से देने से क्या होगा। वो मेंबर आएगा, 5 मिनट 10 मिनट बात करेगा, ख़त्म हो जाएगा। वो शाम को TV के हर चैनल के ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं, जो ज़्यादा व्यू किया जाएगा बनिस्बत जो हाउस में बोला जाएगा। तो अगर वो यहाँ बोल लेंगे तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी। मुझे कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से या किसी सीनियर मिनिस्टर से डायरेक्शन नहीं आई थी कि किस मेंबर को अपोजिशन के नहीं बोलने देना। घंटों बोलते थे। तो ये असद कैसर साहब के ऊपर जो प्रेशर है ये ख़त्म होना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंटली चलने की इजाज़त देनी चाहिए, उनको इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। एक ही दफ़ा स्पीकर बनना है, बार बार स्पीकर नहीं इंसान बनता। अपना कुछ तो वहाँ अपना जो मेटल है ना वो उनको, जी बिल्कुल ठीक है। अय्याज सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र का भी करेंगे, और ये जो मौजूदा हालात हैं APC से मुतालिक, इससे मुतालिक भी आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, स्पीकर साहब के रोल से मुतालिक तो अयाज सादिक साहब बात कर रहे थे, लेकिन ये APC वाली बातें जो है ना, ये अभी भी कोई जामे किस्म की हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। नहीं, लेकिन ये मैंने आपको पता है पहले भी कहा था, जब आप लोगों ने कहा था कि ये बिल्कुल टूट गया मामला, मैंने कहा मौलाना फजल रहमान वापस आ जाए, उनके पास भी चारा कार के मदरसे के स्टूडेंट ही है ना, और उसके एक दो रोज़ बाद ही पेशरफ्त हुई। लेकिन आज मुझे अयाज सादिक साहब की बातों से ये ख्याल आया कि असद कैसर साहब शरीफ आदमी है, तो गोया कि वो ये कह रहे थे कि असद कैसर को रिहा करो। इस वक्त वो PTI की कैद में है या अपने ज़मीर के कैदी हैं किस चीज़ के, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ये ठीक कह रहे थे। अगले रोज़ मेरी उनसे लाहौर में भी मुलाकात हुई थी। जी जी जी। तो वो कह रहे थे यही बात जो इन्होंने कही है कि इस ऐवान को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपोजिशन नरमी करें तो हुकूमत नाराज़ होती है। स्पीकर आज़ाद कब होता है निज़ाम साहब पाकिस्तान जैसे मुल्क में? गैर जानिबदार कब होते हैं? जिस तरह अयाज सादिक अयाज तब होता है जब उसके मनसब का तकाज़ों को मद्देनजर रख के हुक्मरान जमात जिसकी ब्रूट मेजॉरिटी होती है उनकी पूछल मरोड़ने की कोशिश। निज़ाम साहब, मुझे तो लगता है जब निगरान हुकूमत आती है स्पीकर आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि वो अपने ओहदे पे तो बरकरार रहता है, लेकिन निगरान हुकूमत पर निगरान ही होती है। उससे पहले हमने तो जितने स्पीकर देखे हैं निज़ाम साहब, उनकी जब जिस पार्टी से वो आते हैं, बहरहाल ये एक अलग बहस है जी कि इस मुल्क में निगरान हुकूमतें भी डंडियाँ मारती रही हैं। ये जो पीछे निगरान हुकूमतें आई हैं ना, जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान इत्तफाक के राय से आई, और ये दूसरी जो हालिया आई थी, ये वाकई गैर जानिबदार थी काफ़ी हद तक। अच्छा निज़ामी साहब, ये एक सवाल और भी था कि सादिक साहब ने तो कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब APC को लीड करेंगे, और ये फिर उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया कि बिलावल साहब लाहौर आए, बड़े मुतमन्नी थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे वो मैंने उनके एहतराम में ये कहना मुनाज़िरीन समझा कि वो आए तो से जी जी, वो तीसरी दफ़ा आए तो उनको क्या कहते हैं, उनकी कोई बिलावल ने तीसरी अटेम्प्ट में शहबाज शरीफ को पकड़ा, आप ये कह सकते हैं। वो 2 अटेम्प्ट जो है वो खता हो, वो फिर उनको बाराबरी हुई, अदरवाइज तो उस वक्त निज़ामी साहब जब मुलाकात हुई, हुआ क्या था बेसिकली यही APC को लीड करने के मामले पे उस वक्त जो वहाँ बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, ज़रा उसकी एक झलक देखिए। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। निज़ामी साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये नहीं, मैं आपको इसको भी एक लकवी लतीफ़े के आपको पता ना, जो हमारे लखनऊ के हजरात जो हैं, ख़वातीन हजरात, जी जी, ख़ास तौर पर हजरात, वो वज़ादारी में उनका कोई नज़ीर नहीं है, सलाम भी ऐसे करते हैं, और वो अगर और एक ख़ास उनका एक सलूक होता है, आदाब है, आदाब और ये और वो, खैर तो वहाँ भी ये कहते हैं कि भाई वो दो लोग पहले आप इतनी देर में गाड़ी निकल जाती, लतीफ़ा ये है। तो यहाँ भी लगता है कि APC की गाड़ी पहले आप करते निकल जाएगी। ये निज़ामी साहब वैसे मौलाना को मुझे लगता है फिर से कोई झंडी होने वाली है। अभी नून लीग अयाज सादिक साहब की बातों से लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई नहीं आना, और बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने कदर इस्तेमाल करें जी कि वो आएंगे, नहीं आएंगे। एक तो उनकी इलाज हो रहा है अभी, कब होगा, कितनी देर लगेगी, होगा भी या नहीं, ये फैसला तो माह नवंबर से अभी तक मौखर होता चला रहा है। सवाल निज़ामी साहब, अभी कितनी देर मौखर होगा? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है निज़ामी साहब। दूसरे में एक और बात आप करता चलूँ, अब कोविड जो है उसकी SOPs बननी हुई हैं, इतना ज़्यादा कोविड के मरीज़ नहीं, जहाँ बाकी शोबे खुल गए हैं बरतानिया में, अस्पताल में भी इलाज जारी है, ख़ास तौर पर जो अर्जेंट सर्जरीज हैं जी जी जी, वो हो रही हैं, और ये कहना है कि जी कोविड का इंतज़ार हो रहा है, तो जो मैंने पहले वो नॉर्मन वाली बात आपको कह दी है। निज़ामी साहब वो तो ठीक है, लेकिन देखिए सवाल ये है
जो अयाज सादिक साहब का कॉन्फिडेंस था कि पहले भी जो मफरूर लोग थे, हालात जब मुवाफिक होते हैं वो आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में सिर्फ जो सियासी लोग हैं उन्हीं को ये रिलीफ मिलता है, ये सियासी मुकद्दमात पे ये रिलीफ मिलता है? या बाकी देखिए, जो- एक बात करें, माजी से कंपेयर ना करें, जी, माजी से कंपेयर ना करें। हाल की बात कर रहा हूँ निज़ामी साहब। मैं NRO नहीं दूंगा, कुछ हो जाए नहीं दूंगा। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ चौधरी, क्या यार, इमरान खान साहब जो हैं इस बात पर सख्ती से कारबंद है। वो कहते हैं चाहे मेरी हुकूमत चली जाए मैं NRO नहीं दूंगा, और ये लोग वहाँ कहते हैं हम मांग ही नहीं रहे हमारा NRO। जी, और हकीकत भी यही है कि NRO का कानून तो पता ख़त्म हो चुका, कलअदम दे दिया था लेकिन सुप्रीम ये कोर्ट बात, ने ये इसको। सिनारियो को मैं मानता हूँ कि जब इनकी हुकूमत वाकई ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म होने के करीब होगी तो उसमें NRO भी शामिल होगा। हुकूमत ख़त्म होने से मुराद हुकूमत जब अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी या कब्ल अज़ वक्त ख़त्म होने की बात कर रहे हैं? वो कई तरीके हो सकते हैं मैं जी, उसमें। लेकिन निज़ाम साहब ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले मुद्दत ख़त्म होने पे तो अच्छा, आप कब्ल अज़ वक्त ख़त्म होने की, ज़ाहिर है लेकिन ये आपको लगता है इसका कोई फिलहाल जी। मुझे नहीं नजर आता। नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना तो खैर चाहते हैं, बाकी जमातें मिड टर्म इलेक्शन दे वांट, कि वो चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएं? कौन? ये जो बड़ी अपोजिशन की जमातें जिनमें नून बिल्कुल लीग बिल्कुल पीपल्स चाहती हैं, और क्या चाहती हैं? निज़ाम साहब मिड टर्म इलेक्शन कल फिर इमरान खान सब बंदे लेके निकल आए और ये वही पुरानी रिवायत चलेगी, 2 साल 2.5 साल चले। इतना कुछ हुआ है ये पिछले इलेक्शन के बाद अब तक कि दोबारा एक मजबूत तरीके से झुर्लू फेरने की गुंजाइश पहले से मुझे काम लगती है। पॉलिटिकल लीडरिंग नहीं हो पाएगी इस तरह उस तरह, जी, नहीं तो इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या? ठीक है, इलेक्शन अंडर सर्टन SOPs होंगे। जी, ठीक है, ठीक है। निज़ामी साहब, कराची के मामले पे आज काबीना का इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर साहब के बकौल के जो कुछ फ़ंड्स हैं उनकी मंजूरी भी दी है। असद उमर साहब का बयान देखा, शिबली फराज साहब का बयान देखा, वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, ये फ़ंड्स जो हैं कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे। शिबली फराज साहब ने कहा कि मैंडेट है पीपल्स पार्टी का सिंध में और उनके ताउन के बगैर कराची में काम नहीं हो सकता। ये जो पॉलिसी शिफ्ट है विफाक में भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी लचक, क्रेडिट गोज़ टू बारिशें? नहीं, ये बारिशें एक बहुत बड़ी तबाही है। इसमें सिंध की में उनकी हुकूमत है, इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी कराची में अक्सरियत है, ठीक है ना, अर्बन सिंध में। तो जब तक ये मिलकर काम ना करें, इनके दोनों के वोटर इनको गालियाँ देंगे और हालात तारीखी तौर पे ख़राब है। और ये भी मुझे खुशगवार हैरत हुई कि ये भी माना गया कि PTI के हल्कों की तरफ से जी, कि इतनी बारिश हुई है कि इसमें कुदरती आफत तस्वुर किया गया है इसको। हाँ, और उसके बाद, और ये बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने बहुत देर की है, अब जुमे को सुना के जा रहे हैं। जी, जी, अगर आज लाहौर आए तो वहाँ चले जाते यार। लेकिन निज़ाम साहब देर आए दुरुस्त है। लाहौर में तो आज वो 2 साल जो मुकम्मल हमारी हो रहे हैं। तरह थोड़ी है कि VIPs को टिकट खरीदना पड़ता है। नहीं नहीं, वो निज़ाम साहब एक 2-4 दिन में जाएंगे। खान साहब बड़ी अच्छी बात है ये भी जुमे को जा रहे हैं जी, और ये भी अच्छी बात है कि जो वर्किंग रिलेशन है बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें भी कुछ बेहतरी आई है। फिर शिबली फराज साहब का ये कहना है अमली कि तौर पे जी, जो मेरी PTI के लोगों से प्राइवेटली बात होती है, वो कहते हैं कि इनके साथ ना सिंध हुकूमत के साथ काम करना अमली तौर पे नामुमकिन है, और सिंध हुकूमत इनके बारे में ये कहती है। तो ये जो है ना क्रेडिबिलिटी गैप है। एक तो अपोजिशन है एक दूसरे की, वो समझ तो आती है, जी, लेकिन ये इतना नहीं होना चाहिए कि सारा सिस्टम ही लॉक जैम होकर रह जाए। निज़ामी साहब, कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये कहा है कि हुकूमत में मुल्क चलाने की काबिलियत है ना सलाहियत, और साथ ये भी कहा कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है। बड़े सख्त और बड़े बरहम थे आज वो। कराची, सवाल मेरा ये है, देखें कराची के मामलात को लेके खा अदालतें हैं, खा
सियासी लोग हैं, खा हम मीडिया वाले हैं, तशवीश सबको है, फ़िक्र सबको है। भाई के इलेक्ट्रिक का मामला जो है ना, ये वो बहुत बड़ी बात कह गए जो मुंशी बने हुए। जी तो ये इसके बारे में मैं को ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप समझ जाएं कि के इलेक्ट्रिक का भी एक ख़ास जी बैकग्राउंड है। जी जी। लेकिन निज़ामी साहब, कराची को लेके अब तमाम जो जो इदारे हैं मुतालिका वो बहुत फ़िक्र में हैं, बहुत तशवीश में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।